गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को समझा और ये भी समझा कि डिफरेंशिएशन का यूज़ हम फिज़िक्स में किस तरह से करते हैं। आई होप आप सभी ने घर पे अलग अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स जो डिफरेंशिएशन के बेस पर सॉल्व करी जाती हैं उनको अपने आप से ट्राई करने की कोशिश की होगी और आने वाले न्यूमेरिकल सेशन में हम भी उस डिफरेंशियल पार्ट को, उस न्यूमेरिकल पोर्शन को और फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। ये भी हमारे फिजिक्स में एक मैथमेटिकल टूल की तरह काम करता है। इसको भी हम सिर्फ फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये आपके 11th 12th में मैथ्स का भी एक टॉपिक है, आपको उसमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा। डिफरेंशिएशन की ठीक रिवर्स प्रोसेस को एक्चुअली हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में इंटीग्रेशन को समाकलन कहते हैं और अगर आप इसके हिंदी वर्ड को बहुत ध्यान से देखो तो इसमें इसका अर्थ निकल के आता है सम्मिलित आकलन, यानी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको जोड़ना। अब जोड़ने की ये प्रोसेस आप बचपन से करते चले आ रहे हैं, जोड़ना आपको आता ही है। तो बस हम अब इंटीग्रेशन के माध्यम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक डायमेंशन को किसी लिमिट में बांधकर जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को बेसिकली हम इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन एप्लीकेशंस कहते हैं। देखते हैं ये कैसे होता है, थोड़ा समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन में जोड़ने का अर्थ क्या है। उदाहरण के लिए ये समेशन सिंबल आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने 10th में और 11th में भी इससे पहले मैथ्स की क्लासेस में पढ़ा होगा। इस समेशन, मान लीजिए मैं समेशन x टू पावर n लिख देता हूं और ये डिसाइड कर देता हूं कि n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक लाई करेगी। मान लीजिए कोई फंक्शन y है जो इस तरह लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू समेशन n 1 to 5 x टू पावर n। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं x टू पावर 1 प्लस x टू पावर 2 प्लस x टू पावर 3 प्लस x टू पावर 4 प्लस x टू पावर 5। अब 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 to 4, 4 to 5, इन सभी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं इन सभी इंटीजर्स के बीच। अगर हम 1 से 5 के बीच में बात करें तो भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, लेकिन समेशन सिर्फ क्वांटाइज्ड वैल्यूज को ही ऐड करता है। क्वांटाइज्ड वैल्यूज का मतलब यह है कि कुछ चिन्हित, कुछ निश्चित, कुछ पहले से डिसाइड वैल्यूज को ही ऐड करता है। अगर मैं यहां पर लिखूं x टू पावर 1 प्लस x टू पावर 1.1 प्लस x टू पावर 1.2 प्लस x टू पावर 1.3 और ऐसे करते चले जाऊं x टू पावर 1.9 एंड देन x टू पावर 2 लिख दूं, तो ये और ऐसे ही एंड तक x टू पावर 5 भी। तो ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये जो एक विस्तृत रूप लिखा हुआ है जोड़ने का, ये इस समेशन का एक्सपेंड फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि समेशन सिर्फ क्वांटाइज्ड वैल्यूज को ही ऐड करता है। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर लिमिट में, किसी पर्टिकुलर रेंज में अगर सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए किसी फंक्शन को जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, और उसका जवाब है इंटीग्रेशन। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस को पढ़ेंगे और देखेंगे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ों को ध्यान हमें रखना पड़ता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल्स टू x टू पावर n है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल कुछ इस तरह होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y विच मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n। और इंटीग्रेशन हमेशा किसी ना किसी इंटीग्रल मल्टीप्लायर के रिस्पेक्ट में ही होता है। जैसे हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा तो डिफरेंशिएशन में जब हमने देखा था कि कोई फंक्शन y है और वो x का फंक्शन है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया था। तो बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रेशन भी किसी ना किसी डिफरेंशियल मल्टीप्लायर के साथ ही होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन y है वो x पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन भी dx डिफरेंशियल मल्टीप्लायर के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? इसको एक्सपेंड करने का तरीका है, फॉर्मूला है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये
डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो गया y dx x टू पावर n के लिए। समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है x टू पावर 3 और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x टू पावर n प्लस 1 विच मीन्स x टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विच इज 3 प्लस 1 प्लस c that is x to power 4 by 4 plus c, where c is a integral constant, इस इंटीग्रल कांस्टेंट का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये इंटीग्रल कांस्टेंट ये बताता है कि आपने जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो उसके साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म भी पॉसिबल है। और जैसा कि वीडियो लेक्चर के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो चलिए इसको एक बार हम चेक करते हैं। देखिए x टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये हमारा आंसर आया। तो अगर हम इस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c को डिफरेंशिएट करें तो हमारा x टू पावर 3 आ जाना चाहिए। देखते हैं कैसे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। अब डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि अगर किसी x टू पावर n है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो पावर पहले आ जाती है और nx n माइनस 1। तो यहां पर 1 अपॉन 4 तो कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर होगा, यानी 1 अपॉन 4, पावर पहले आ गई 4, एक पावर कम हो गई यानी 4 माइनस 1 3 प्लस, और यहां कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट c के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, दैट इज 0। सो नाउ यहां 4 से 4 कैंसिल और आपका आंसर आ गया x टू पावर 3 विच इज द सेम विच वी हैड गेट द इंटीग्रेटेड। तो इसी x क्यूब का इंटीग्रेशन करने पर हमें जो फंक्शन मिला उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे हमें फिर से अपना प्रीवियस फंक्शन मिल जाता है। तो इस तरह ये चीज तो क्लियर हो गई कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ही दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। अब इसके आगे हम इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फॉर्मूलेज हैं जो आपके लिए बोर्ड पे लिखे गए हैं। एक बार हम सबको एक एक करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं इनका एप्लीकेशन पार्ट क्या क्या कहता है। तो x टू पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन a टू पावर x dx देन a टू पावर x अपॉन log a प्लस c। ध्यान रखिए आप इसमें कांस्टेंट सभी में आया है, कांस्टेंट सभी में ऐड होगा। उसकी वजह यह है कि इंटीग्रेशन जब हम विदाउट लिमिट करते हैं तो हमें उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता नहीं होता, तो कांस्टेंट उन सभी पॉसिबल वैल्यूज को अपने में समाहित कर लेता है जो जो इस कांस्टेंट के बाद जरूरी होती हैं। इसके बाद 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स इक्वल्स टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। आप ध्यान देखिए, पिछले लेक्चर में अगर आपको ध्यान होगा तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था, इसीलिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x dx इज सेम एज e टू पावर x, क्योंकि e टू पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू पावर x ही रहता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चेंज नहीं होता चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन। ये कुछ इनवर्स फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स x इक्वल dx इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। tan इनवर्स x dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ log x dx इक्वल्स टू x log x प्लस सी। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फंक्शंस हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। और हमारा जो फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन पार्ट है वो विद इन अ लिमिट है। भौतिक विज्ञान में अगर हम भौतिक दुनिया की बात करें, भौतिक संसार की बात करें, तो यहाँ पर हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर रेंज में घटित होती है। उस हर एक घटना का अपना एक ऑर्डर होता है। जैसे अगर आप किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी का भी अपना एक ऑर्डर है, 10 टू पावर 2 या 10 टू पावर 1। तो इंटीग्रेशन जब हम फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन करते हैं तो विद इन अ लिमिट करते हैं, और उस
विद इन अ लिमिट इंटीग्रेशन को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। आगे अब हम उस डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, देखिए वो कैसे होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट। डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन हमेशा किसी ना किसी लिमिट के अंतर्गत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टू इंटीग्रेट x टू पावर n dx फ्रॉम 1 to 5, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में लिया था। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, सो एज वी नो दैट x टू पावर n+1 अपॉन n+1, और चूंकि हमारे पास लिमिट अवेलेबल है तो अलग से कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो सभी अंडर द लिमिट ऐड हो जाएंगी। सो वी हैव टू अप्लाई लिमिट 1 to 5, and then what we do we apply the value of upper limit in the function minus applying the value of lower limit in the function, यानी 5 की वैल्यू x में रखेंगे और प्लस 1 की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो यहां पर x टू पावर n+1। ओके, सो नाउ यहां अगर हम n की जगह मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। सो दैट इज 2+1 एंड हेयर इज 2+1। सो द x to power 3 upon 3, 1 to 5. So since 1 by 3 is a constant, x to power 3, 1 to 5. So on applying upper limit, that is x to power 5, that is 5, x to power 5, 3, minus value of x is 1 minus 1 to power 3. So that is so 124 by 3 unit is your answer, whatever it be. तो इस तरह हम डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो हमें कांस्टेंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी मेथड से हम फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट आता है, और फिजिक्स में नियम है कि अगर आपने किसी भी प्रोसेस के दौरान, किसी भी एप्लीकेशन के दौरान अगर कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कांस्टेंट की वैल्यू को भी पता करें, कैलकुलेट करें, और उसके लिए फिर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। इन सभी चीज़ों की ब्रॉड स्टडी आप धीरे धीरे फिजिक्स में आगे आने वाले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में करते रहेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का वो पार्ट है जिसका मेजरली हम एप्लीकेशन फिजिक्स में करेंगे। अब हम कुछ ऐसा एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th पर्पस से, और एक बेस्ट एग्जांपल है डेफिनेट इंटीग्रल को समझने का।